नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, कभी रामनगर और इसके आसपास के जंगल की खामोशियों में जिम कॉर्बेट ने इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को करीब से देखा था और फिर अपनी जिंदगी जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण के नाम कर दी। आज उनकी 151वीं जयंती पर जंगल तो वही है, लेकिन चुनौतियां बदल गई हैं। बढ़ता मानव वन्यजीव संघर्ष और बेलगाम पर्यटन हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं विकास की दौड़ में हम उस जंगल की आत्मा तो नहीं खो रहे जिसे बचाने का सपना जिम कॉर्बेट ने देखा था। शायद उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जंगल को सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत समझें। देखिए खास रिपोर्ट, क्या इसमें कहना है बुद्धिजीवियों का, एक्सपर्टों का। आज 25 जुलाई है, एक ऐसा दिन जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास है। आज महान शिकारी, प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव संरक्षण के अग्रदूत एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती है। वहीं जिम कॉर्बेट, जिनका नाम कभी आदमखोर बाघों और तेंदुए के खात्मे से जुड़ा था, लेकिन समय के साथ यही शिकारी वन्यजीव संरक्षण का ऐसा चेहरा बन गया जिसकी सोच आज भी जंगल और इंसान के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। जिम कॉर्बेट की जयंती पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालाढूंगी की छोटी हल्द्वानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन इस जयंती पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सोच के साथ जिम कॉर्बेट ने जंगल, वन्यजीव और स्थानीय समाज के बीच संबंधों को समझा था, क्या आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कॉर्बेट लैंडस्केप बाघ संरक्षण की सफलता की दुनिया में मिसाल बन चुका है, तो दूसरी तरफ बढ़ता मानव वन्यजीव संघर्ष, जंगलों पर बढ़ता दबाव और तेजी से बढ़ता मास टूरिज्म संरक्षण के सामने नई चुनौती बनकर खड़ा है। ऐसे में जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती सिर्फ उत्सव मनाने का मौका नहीं बल्कि उनकी सोच को समझने और आज के दौर में उसे लागू करने पर मंथन करने का भी समय है। नैनीताल की पहाड़ियों में जन्मे जिम कॉर्बेट ने जंगल और पहाड़ के जीवन को बेहद करीब से देखा और समझा। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को जाना, उनकी भाषा, संस्कृति और भावनाओं को समझा। यही वजह है कि जिम कॉर्बेट की कहानी सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को समझने और उसे कम करने का प्रयास किया। आज जब उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक गुलदार, हाथी, भालू और बाघ के साथ इंसानों के संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तब जिम कॉर्बेट की कार्यशैली को याद करना और उसे सीख लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इस मामले में वन्यजीव प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ सुमंता घोष कहते हैं कि सबसे पहले तो हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट लैंडस्केप में स्थापित हुआ। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट नैनीताल में जन्मे थे और स्थानीय लोगों और पहाड़ की संस्कृति को बहुत करीब से समझते थे। यही वजह है कि कॉर्बेट हमारे लिए आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव और वन्यजीव संघर्ष अपने चरम पर है। कॉर्बेट के समय भी ये संघर्ष काफी गंभीर था। कई आदमखोर बाघ और तेंदुए लोगों की जान ले रहे थे। ऐसे समय में जिम कॉर्बेट स्थानीय लोगों के बीच गए, उनकी समस्याओं को समझा और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुमंता घोष मानते हैं कि जिम कॉर्बेट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने स्थानीय समुदाय को संरक्षण की प्रक्रिया से अलग नहीं किया। वो ग्रामीणों के साथ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे और जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को समझते थे। आज जब मानव वन्यजीव के संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, तब यही सवाल उठता है कि क्या संरक्षण की रणनीति बनाने से पहले हम उन लोगों के बीच जा रहे हैं जो सीधे जंगल के किनारे रहते। सुमंता घोष कहते हैं कि कॉर्बेट साहब स्थानीय लोगों के साथ काम करते थे, ग्रामीणों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी देवी देवताओं और उनकी भावनाओं को समझते थे, लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। आज जब हम मानव वन्यजीव संघर्ष की बात करते तो हमें भी ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा, उनके साथ बैठना होगा और उनकी परेशानियों को समाधान तलाशना होगा। लेकिन आज संरक्षण के सामने सिर्फ मानव वन्यजीव संघर्ष ही चुनौती नहीं है, पर्यटन भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। कॉर्बेट लैंडस्केप में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है। स्थानीय होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, जिप्सी चालक, नेचर गाइड और छोटे कारोबारी इससे रोजगार पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पर्यटन कितना हो और किस तरीके से हो। सुमंता घोष कहते हैं क्योंकि जब पर्यटन संरक्षण के ऊपर हो जाए, तब जंगल में वाहनों की संख्या बढ़ जाए, जब तेज आवाज, डीजे और अनैतिक गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक जीवन में दखल देने लगे, तो यही पर्यटन जंगल के लिए खतरा भी बन सकता है। सुमंता घोष कहते हैं कि आज एक गैप दिखाई देता है। पर्यटन संरक्षण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। इसलिए सरकार, वन विभाग, स्थानीय समुदाय और पर्यटन से जुड़े लोगों को एक साथ बैठकर इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए।
जब मानव वन्यजीव संघर्ष की कोई घटना होती है तब सिर्फ विभाग ही नहीं बल्कि समाज और स्थानीय लोगों को भी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज के पर्यटन मॉडल पर हमें विचार करना चाहिए। जिस तरह का मास टूरिज्म बढ़ रहा है वो ना तो जंगल के लिए अच्छा है और ना ही स्थानीय समुदाय के लिए। हमें ऐसी पर्यटन नीति बनानी होगी जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, समुदाय अपनी जमीनें बेचकर विस्थापित ना हो बल्कि पर्यटन से होने वाले लाभ में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित। जी अच्छा, एक तो आप सबको शुभकामनाएं। मतलब बहुत उपलब्धि है हमारी ये कि ये पूरे भारतवर्ष में जो पहला जो नेशनल पार्क जो बना, बल्कि अपने साउथ एशिया में जो बना, और फिर से जब उसका नामकरण किया गया तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से हुआ। और वो एक आदमी जो कि नैनीताल में पैदा हुआ है, वो असली के पहाड़ी थे अगर मैं कहूँ तो। उनको गोरा साधु और इस तरह की चीज़ें कहते हैं। मैं उनको कहूँगा कि उस गोरा पहाड़ी के नाम से। तो इस तरह से है, तो जो कॉर्बेट इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखें कि आज के टाइम पे जब हम मानव और जीव का जो संघर्ष बहुत एक पीक पे है, बहुत ज़्यादा आपके चरम पे है, कॉर्बेट के टाइम पे भी ये शायद इससे भी बहुत उग्र स्थिति में था। अगर आप देखें उनके कई सारे जो मैनीटेस थे, किसी ने आपके 150 इंसान खाए, किसी ने आपके 400 इंसानों को खाया, इस तरह से था। तो कॉर्बेट एक मिटिगेटर थे। उस चीज़ को उन्होंने फील्ड में जाकर जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो मानव और जीव का जो ये संघर्ष था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको सॉल्व किया। इतना सॉल्व किया कि जो लोग थे वो उनके साथ थे, वो जंगल के साथ थे, और ताकि इसीलिए शायद पहला हमारा नेशनल पार्क बन भी पाया, क्योंकि लोग उनके साथ खड़े थे। जी देखिए, अगर आप अभी संरक्षण को लेते हैं तो उपलब्धि तो बहुत ज़्यादा है। आज हमारे लैंडस्केप में दुनिया के सबसे अधिक टाइगर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जो नंबर्स लगभग आपके 300 के लगभग शायद आज है हमारे कॉर्बेट लैंडस्केप में। तो ये बहुत बड़ी एक दुनिया को हम बता सकते हैं कि हम अपने चैलेंजेस के बावजूद, आबादी के बावजूद भी हम टाइगर जैसे जो जानवर को हम उसके साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। और ये जो कहानी है शायद ये अब कॉर्बेट के टाइम से ये स्टार्ट हुई। और मेरे को लगता है कि ये जो इशू है ना, ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, अगर आप कॉर्बेट को देखें तो कॉर्बेट लोकल्स के साथ काम करते थे, वो गाँव वालों के साथ काम करते थे। उनको ऐसा माना जाता है कि उनकी कुमाऊनी और उनकी गढ़वाली बहुत अच्छी थी। वो बिना किसी एक्सेंट के बात करते थे। मतलब इतना ज़्यादा उनको ज्ञान था जो लोकल जो इमोशंस के बारे में, देवी देवताओं को ले आप, या जो हमारी जो सांस्कृतिक पहलू हैं इस तरह के, उनका लोगों के साथ उठना बैठना बहुत होता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे इंपॉर्टेंट इसको मुद्दे को अगर हम जब एड्रेस करें तो हमें लोगों के साथ फिर से जाके वापस बैठना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम हमको समझना पड़ेगा। लगता है कि पर्यटन के मामले में शायद बहुत कुछ करना शायद बाकी है। पर्यटन की जो रूपरेखा अब हम देख रहे हैं वो ना जंगल के लिए अच्छा है, ना जो लोकल लोगों के लिए अच्छा है ना। ये मास टूरिज्म एक अभी घातक चीज़ है। और हम जितनी जल्दी इसके पॉलिसीज़ में बैठते हैं कि ये जो समुदाय का भला होना चाहिए, समुदाय अपनी ज़मीनें ना बेच के जाएं, और उसमें भागीदारी होना उनकी बहुत ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि ये इस तरह का जो आज के दिन जब उनका जन्मदिन है, आज हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा एक इशू रहेगा कि जब लोगों की अपनी भागीदारी होगी जो इस पर्यटन में। क्योंकि जो पर्यटन हो रहा है ये अच्छा नहीं है, तो भीड़ भाड़ का पर्यटन बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। यानी जिम कॉर्बेट की जयंती पर एक बड़ा साफ संदेश है। मास टूरिज्म नहीं बल्कि जिम्मेदार और नियंत्रित पर्यटन, ऐसा पर्यटन जिसमें जंगल की क्षमता का ध्यान रखा जाए, स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ मिले और वन्यजीव के प्राकृतिक व्यवहार से कोई समझौता ना हो। वहीं जिम की 151वीं जयंती पर वन्यजीव प्रेमी और जानकार संजय शिमवाल का मानना है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए आज वन विभाग को जिम कॉर्बेट की कार्यशैली से सीख लेने की जरूरत है। संजय शिमवाल कहते हैं कि 25 जुलाई का दिन वन्यजीव प्रेमियों और कॉर्बेट से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास और हर्ष का दिन है। जिम कॉर्बेट ने साल 1930 के दशक में यही सोच विकसित कर ली थी कि बाघ और अन्य वन्यजीव का संरक्षण बेहद जरूरी है। खुद शिकारी होने के बावजूद उन्होंने बाद में शिकार छोड़कर वन्यजीव संरक्षण का संकल्प लिया। आज कॉर्बेट सहित पूरे उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक गुलदार, भालू, हाथी और बाघ के साथ इंसानों के संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं। संजय शिमवाल कहते हैं कि जिम कॉर्बेट जब किसी आदमखोर या समस्या
पैदा करने वाले वन्यजीव को नियंत्रित करने निकलते थे तो वो पूरी तरह सुनिश्चित करते थे कि कार्रवाई उसी वन्यजीव के खिलाफ हो जिसने वास्तव में घटना को अंजाम दिया है। आज इसी सोच को वैज्ञानिक तरीके से अपनाने की जरूरत है। संजय कहते हैं कि जिम कॉर्बेट की सोच ये थी कि किसी निर्दोष वन्यजीव को दूसरे की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज वन विभाग को भी मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में इसी तरह की डिटेक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। किसी घटना के बाद जल्दबाजी में किसी भी वन्यजीव को पकड़ने या कार्रवाई करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से ये पता लगाया जाना चाहिए कि घटना के लिए वास्तव में कौन सा जानवर जिम्मेदार है। देखिए, जो 25 जुलाई का दिन है वो हम सब के लिए बहुत हर्ष का दिन होता है, क्योंकि आज जो हमारे जिम कॉर्बेट साहब थे उनका जन्मदिन मनाया जाता है और हम लोग वन्यजीव प्रेमी जितने भी कॉर्बेट के आसपास हैं वो सब इस दिन का इंतजार करते हैं। और जहाँ तक बात है मानव वन्यजीव संघर्ष की, तो मुझे लगता है कि 1930 के दशक में जब उन्होंने ये सोच दी कि भाई जो बाघ है उसको बचाया जाना चाहिए, स्वयं शिकारी होने के बावजूद उन्होंने प्रण लिया उसके बाद कि वो शिकार नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं एक उसके तहत ही ये जो पार्क का निर्माण हुआ आज 1936 में जब ये बना था 8 अगस्त को, और अब इस वर्ष ये 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कॉर्बेट है या कॉर्बेट के अलावा जो उत्तराखंड है, कहीं ना कहीं वन्यजीव संघर्ष बड़ा है, लोगों के बीच में थोड़ा वन्यजीवों के साथ एक टकराव की स्थिति पैदा हुई है। तो मुझे लगता है कि जो अप्रोच जिम कॉर्बेट साहब लेके चला करते थे, जब भी कोई घटना होती थी तो वो इसको मारने से पहले सुनिश्चित करते थे कि जो मारे जाने वाला जानवर है या जिसने ये अपराध किया उसी को पकड़ा मारा जाए, किसी दूसरे को उसकी सज़ा न मिले, ताकि उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो आज हम देखते हैं कि कॉर्बेट में, चाहे पहाड़ों में हो या फिर निचले इलाकों में हो, मानव वन्यजीव संघर्ष चाहे गुलदार हो, भालू हो, हाथी हो या फिर टाइगर हो, उससे बड़ी है। तो कहीं ना कहीं विभाग को एक डिटेक्टिव वाली अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, जिससे कि जन और वन दोनों की हानि ना हो। क्योंकि अगर गलत जो जानवर पकड़ा जाता है तो उसको भी एक तरह से उसका दुख भोगना पड़ता है, साथ ही साथ जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। यानी इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है और निर्दोष वन्यजीवों की सुरक्षा भी। इसी संतुलन को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश वन्यजीव रेस्क्यू टीम भी कर रही है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा कहते हैं कि जिम कॉर्बेट ने बाघों के व्यवहार को समझने और उसे दस्तावेज के रूप में दर्ज करने की महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय संसाधन सीमित थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में पैदल चलकर अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती थी। आज वन्यजीव रेस्क्यू में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। किसी बाघ या तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने से पहले ड्रोन से निगरानी, कैमरा ट्रैप और जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच जैसी तकनीकों की मदद ली जाती है, ताकि सही वन्यजीव की पहचान सुनिश्चित की जा सके। तकनीक भले ही आधुनिक हो गई हो, लेकिन वन्यजीव के व्यवहार को समझकर रणनीति बनाने का मूल तरीका आज भी वही है। वो कहते हैं कि बाघ या तेंदुए की गतिविधियां, उसके रूटीन और मूवमेंट को समझने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति तैयार की जाती है। जी देखिए, जैसे आपने जिम कॉर्बेट साहब का जिक्र करा, तो जितना बड़ा संरक्षण में उन्होंने अपना योगदान दिया है तो वो बहुत ही सराहनीय है। जो भी उनके हमें दस्तावेज पढ़ने को मिलते हैं, जिस तरह से उन्होंने बाघ को समझा और उसे डॉक्यूमेंट करा, उससे आज भी हमें बहुत मदद मिलती है। और नो डाउट उस टाइम बहुत कठिनाइयाँ थीं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था और अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाते थे। आज आधुनिकीकरण हो चुका है, हम तकनीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब भी हम बाघ को ट्रंकुलाइज करते हैं, जैसे हम ड्रोन से स्कैनिंग करते हैं, कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, फिर एनिमल को इंश्योर करने के लिए कि हम सही एनिमल को पकड़ रहे हैं या कोई किसी अलग के पीछे डीएनए एनालिसिस कराई जाती है उसकी पूरी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा तकनीकी उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी रहती है आज भी वही रहती है जो पुराने ज़माने में रहती है। तो उन्हीं के जो बाघ के पहले व्यवहार को समझा जाता है, किस तरफ जा रहा है, क्या उसका पूरा रूटीन है, उसको समझने के बाद अपनी हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। और जब ट्रंकुलाइज करने जाते हैं तो हमारा ये रहता है कि जल्दी से जल्दी उसे हम कैप्चर कर पाएँ और वहाँ से सुरक्षित उस एरिया से निकाल ले जाएं वहाँ से, और रेस्क्यू सेंटर या जहाँ पे भी शिफ्ट करना है उसे अन्यत्र किसी जगह पे तो वहाँ शिफ्ट करें, ताकि जो जन हानि वहाँ पे हो रही है या मानव क्षति हो रही है तो उस चीज को रोका जा सके। बता दें कि लेकिन संरक्षण सिर्फ तकनीक से नहीं होगा, इसके लिए जंगल के प्रति संवेदनशील सोच भी जरूरी है। वहीं प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार कहते हैं कि जिम कॉर्बेट की जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन उनकी सोच को सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। दीप रजवार कहते हैं कि जिम कॉर्बेट की जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन उनकी सोच और उनके संरक्षण के विचारों को सिर्फ जयंती तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि पिछले 10-15 सालों में जंगल और उसके आसपास के प्राकृतिक परिवेश में काफी
बदलाव आया है। जंगल में और आबादी के आसपास कभी पक्षियों की आवाज और प्राकृतिक वातावरण सुनाई देता था, लेकिन अब बढ़ते शोर और अनियंत्रित पर्यटन के कारण वन्य जीवों और पक्षियों के प्राकृतिक जीवन में खलल पड़ रहा है। खुले में तेज आवाज में डीजे बजाना भी वन्य जीवों के लिए चिंता का विषय है। दीप रजवाड़ का कहना है कि अनियंत्रित पर्यटन वन्य जीवों के व्यवहार और उनके प्राकृतिक जीवन चक्र पर असर डाल सकता है। जिम कॉर्बेट की परिकल्पना मूल रूप से संरक्षण पर आधारित थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर्यटन संरक्षण पर हावी होती दिखाई दे रही है। इसका असर वन्य जीवों के व्यवहार और उनके प्राकृतिक जीवन पर भी देखने को मिल रहा है। आज हमें संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाना होगा। मास टूरिज्म किसी भी कीमत पर जंगल और वन्य जीवों के हित में नहीं। देखिए, जिम कॉर्बेट की जयंती और अच्छी बात है, सब उसको मनाते हैं और ये केवल मुझे लगता है केवल मनाना तक सीमित है। लोग मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि अगर जो जिम कॉर्बेट हमें कॉर्बेट देखे गए थे, जो विरासत में देखे गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिम कॉर्बेट यहाँ होते तो उतने खुश होते। पर जिस तरह से चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, जो उन्होंने कल्पना करी थी एक कॉर्बेट की, वो मुझे लगता है कॉर्बेट थोड़ा बदल गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब विगत 10-15 सालों में एक जो परिभाषा है आपके जंगल को जीने की और उन जो परिंदों का जो शोर होता है उसको जीने की, तो वो कहीं ना कहीं बदली है और इसमें शोर शराबे ने ज़्यादा उसमें दखल डाला है। और कहने कहीं जो परिंदों का शोर है वो जो डीजे के शोर में दब गया है। आप देखते हैं साइलेंस जोन होने के बाद भी इतनी तेज़ी से यहाँ पर डीजे बजाया जाता है, मतलब बेधड़क, मतलब खुले में मतलब संगीत बजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक आपका जीवन चक्र है, जो पर्यटन चक्र है जानवरों का या पक्षियों का, वो कहीं ना कहीं उसमें खलल पड़ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। और खुद शोध में ये सामने आई है कि जो ये मतलब अनियंत्रित जो टूरिज्म हुआ है, देखिए संरक्षण का एक परिभाषा थी जिम कॉर्बेट की। उन्होंने जो उसकी परिकल्पना करी थी, जो बसाया था हमारे कॉर्बेट को, ये संरक्षण की मुहिम थी और उस बेस पर उसको बसाया था। बट अब जो पर्यटन है वो संरक्षण पर हावी हो गया है। तो कहना कि जब पर्यटन संरक्षण पर हावी हो गया तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वह उसको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलें या फिर आपका जो एक जीवन शैली जो चेंज हो रही है आपके एनिमल्स की, उनका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो आक्रामक हो रहे हैं, तो कहने कि ये साइड इफेक्ट्स हैं और हमें इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता नहीं कि वो जो हमने सोचा था, क्योंकि हम तो यहीं लोकल के हैं, वो बदलाव हमने देखा है। तो कहने कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं जिनसे हमें अभी निपटना बाकी है। यानी जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम जंगल को सिर्फ पर्यटन का केंद्र बना रहे हैं या फिर जंगल को उसकी प्राकृतिक पहचान के साथ बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं? क्योंकि कॉर्बेट की असली विरासत सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, बल्कि जंगल और इंसान के बीच संतुलन की वो सोच है जिसमें स्थानीय समुदाय भी शामिल है, वन्य जीव भी सुरक्षित हैं और पर्यटन भी प्रकृति के नियमों के भीतर है। वह जिम की जयंती में इस पूरी चर्चा के बीच एक 7 साल के बच्चे का संदेश भी बेहद खास है। कक्षा 2 में पढ़ने वाले प्रणय शर्मा के लिए जिम कॉर्बेट की कहानी का मतलब बहुत सरल है, जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ, जानवरों का सम्मान करो। नन्हा 7 साल का बालक प्रणय शर्मा कहता है, मेरा नाम प्रणय शर्मा है और मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। अगर मैं जिम कॉर्बेट होता तो सबसे पहले पेड़ों की कटाई बिल्कुल बंद कर देता। अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो जानवरों की कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। पेड़ों के काटने से पशु पक्षियों का घर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी से यही संदेश है कि हमें जानवरों का सम्मान करना चाहिए और पेड़ों की कटाई बिल्कुल बंद करनी चाहिए। मेरा नाम प्रणय शर्मा है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं जिम कॉर्बेट होता तो मैं क्या करता। अगर मैं जिम कॉर्बेट होता तो सबसे पहले पेड़ों का कटना बिल्कुल बंद कर देता, क्योंकि ये तो बड़ी आसान सी बात है। पेड़ काटते जाओगे और जानवर खत्म होते जाएंगे और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारी स्पीशीज जानवरों की खत्म हो जाएगी और इससे हमें भी बहुत नुकसान होगा और पेड़ों के कटने से पशु पक्षी भी मर जाएंगे। तो मैं ये संदेश देता हूँ कि हमें जानवरों की रिस्पेक्ट करनी है और पेड़ों का कटना बिल्कुल बंद करना है। धन्यवाद। शायद यही वो सोच है जिसे जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट की जयंती के मौके पर 2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि हर साल जिम कॉर्बेट की जयंती को उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस बार भी 2 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम धनगढ़ी में और दूसरा कालाढूंगी की छोटी हल्द्वानी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय में आयोजित किया गया। छोटी हल्द्वानी में स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं
धनगढ़ी में वेस्ट वॉरियर्स के सहयोग से क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं और इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से उन्हें जिम कॉर्बेट के जीवन, उनके संरक्षण कार्यों और वन्यजीवों के प्रति उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है। जिम कॉर्बेट की जयंती केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं बल्कि ये लोगों तक उनके संरक्षण के संदेश को पहुंचाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चों, स्कूलों और आम लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में समाज के हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिम कॉर्बेट का 151st जो बर्थडे है इस बार हम मना रहे हैं और इस संदर्भ में हमने 2 जगह कार्यक्रम आयोजन किए हैं। एक कालाडूंगी जो म्यूजियम है हमारा, वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम आयोजन किया है जिसमें बच्चों का प्रतिभाग किया जाएगा। एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जा रही है और एक हमने धनगढ़ी पे कार्यक्रम रखा है और धनगढ़ी पे हमने क्लीनिंग ड्राइव का ऑर्गेनाइज किया है वेस्ट वॉरियर के सहायता से और हम वहाँ पर भी बच्चों का एक जो है एजुकेशनल सेशन जो है वो भी रख रहे हैं और उसमें बच्चों को हम सारे जो हमारे वन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको बारे में जागरूक कराएंगे और एक महत्वपूर्ण जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जो भी जानकारी है और जो भी उनको जागरूकता रखनी चाहिए उससे उनको जागरूक कराया जा रहा है। और दूसरा, हम हर जगह ये गोष्ठियाँ भी करते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके उनसे भी वार्तालाप करते हैं और समन्वय स्थापित करते हैं और ये समझाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों की सहायता से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके किस तरीके से हम ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको किस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जो है गोष्ठियाँ भी करते रहते हैं लगातार। गौर हो कि जिम कॉर्बेट का जीवन भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है। एक समय आदमखोर बाघों और तेंदुए के खात्मे के लिए प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट बाद में वन्यजीव संरक्षण के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोतों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के कालाडूंगी क्षेत्र में बिताया। छोटी हल्द्वानी की धरती से ही उन्होंने जंगल और वन्यजीव के संरक्षण की सोच को मजबूत किया। भारत की आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट केन्या चले गए। छोटी हल्द्वानी स्थित उनका ऐतिहासिक आवास बाद में वन विभाग के अधीन आया और आज ये जिम कॉर्बेट संग्रहालय के रूप में उनकी जीवन यात्रा और संरक्षण की सोच को लोगों तक पहुंचा रहा है। जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर आज कॉर्बेट लैंडस्केप में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस जयंती का असली संदेश शायद इससे कहीं बड़ा है। एक तरफ बढ़ती बाघों की संख्या संरक्षण की सफलता की कहानी कहती है तो दूसरी तरफ मानव वन्यजीव संघर्ष हमें नई चुनौती की याद दिलाता है। एक तरफ पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है तो दूसरी तरफ अनियंत्रित मास टूरिज्म जंगल के प्राकृतिक संतुलन पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में जरूरत है जिम कॉर्बेट की सोच को फिर से समझने की, जिसमें जंगल सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं था, वन्यजीव सिर्फ देखने के लिए नहीं थे और स्थानीय समुदाय संरक्षण से अलग नहीं था। शायद जिम कॉर्बेट की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जंगल को बचाएं, वन्य जीवों को सुरक्षित रखें, स्थानीय लोगों को संरक्षण का भागीदार बनाएं और पर्यटन को प्रकृति की सीमाओं के भीतर रखें। क्योंकि जिम कॉर्बेट की कहानी सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बदलते समय के साथ अपनी सोच बदली और हमें ये सिखाया कि जंगल बचेंगे तो वन्यजीव बचेंगे, वन्यजीव बचेंगे तो प्रकृति बचेगी और प्रकृति बचेगी तभी इंसान का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती पर यही सबसे बड़ा सवाल भी है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।